तो दोस्तों, कुछ कहानियां डराती नहीं जगाती है। कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और जब कहानी हो एक माँ की जो अंधेरे से लड़ती है और मौत से टकराती है, तब वो फिल्म बनती है माँ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहाँ ममता राक्षसों से टकराएगी और एक माँ खुद काली बन जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माँ मूवी को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के चंदरपुर गांव से, जहां पर एक प्रथा है कि जिसके सपने में काली माँ आती है, उसे ही काली माँ की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस लड़की को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस लड़की का नाम है परोनिता। एक तरफ तो काली माँ की पूजा चल रही थी, तो दूसरी तरफ एक बच्चे का जन्म होता है जो कि एक लड़का था। और तभी मालूम चलता है कि एक और बच्चा जन्म लेता है जो कि एक लड़की है। और जब लोगों को मालूम चला कि लड़की हुई है, तो सभी लोग इकट्ठे होकर उसे जंगल में ले जाते हैं और वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक पत्थर पर रख देते हैं। जिसके बाद और जो लड़की काली माँ की पूजा कर रही थी, मतलब कि परोनिता, यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची की जान ले लेती है, मतलब कि उसे बलि चढ़ा देती है। अब कहानी जो है वो 40 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम अंबिका को देख पाते हैं जो कि एक टीचर है और वो अपने बच्चों को रक्तबीज नाम के एक राक्षस के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो कि देवताओं से लड़ता था, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि जब भी वो देवताओं से लड़ता और देवता उसे मारते और उसके जो खून बहता, उस खून से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। मतलब कि रक्तबीज का जितना भी खून बहेगा, जितने भी उसके बूंदे जमीन पर गिरेंगे, उतने रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, जिस वजह से अब रक्तबीज की एक बहुत बड़ी फौज बन गई थी। अब रक्तबीज की सेना इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो देवता से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो उन्हें हरा भी रहे थे। ये देखकर देवता जो है वो तुरंत ही काली माँ के पास पहुंचे। काली माँ ने भी फैसला लिया कि वो रक्तबीज से लड़ेगी। तब काली माँ रक्तबीज से लड़ी और उसे हरा दिया। और रक्तबीज का जितना भी खून बह रहा था, उन सारे बूंदों को यहाँ पर काली माँ ने अपने जीभ पर धारण कर लिया था। अब अंबिका की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। अंबिका की फैमिली में उसकी एक बेटी है जिसका नाम श्वेता है और वो 12 साल की है। उसके पति का नाम शुभांकर है और यहाँ हमें पता चलता है कि शुभांकर दरअसल में चंदरपुर से बिलोंग करता है, और वो भी उसी परिवार से जहाँ पर उस लड़की की बलि दी गई थी। अब श्वेता जो है वो चंदरपुर के बारे में पता करना चाहती है, इसलिए वो अपने माता पिता से चंदरपुर के बारे में पूछती है। लेकिन हमेशा शुभांकर और अंबिका जो है वो श्वेता को कुछ भी नहीं बताते हैं। दरअसल में वहाँ कुछ रहस्यमय घटना हुई थी, ये बात शुभांकर और अंबिका जानते हैं। इसी वजह से वो उसे नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की है। अब उसी रात शुभांकर को मालूम चलता है कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है और उसे रातों रात जो है वो चंदरपुर जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात उन्होंने श्वेता को नहीं बताई और रातों रात जो है वो शुभांकर चंदरपुर पहुंच गया, जहाँ पर उसने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी और फिर अपने चाचा जी जयदेव से मिला। जयदेव जो है वो चंदरपुर गांव का सरपंच है और वो उनकी हवेली का ख्याल भी रखता है। और शुभांकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो इस हवेली में रहे, इसलिए वो चाचा जी से कह देता है कि आप इस हवेली को बेच दो, क्योंकि वो शहर से इस हवेली को मैनेज नहीं कर पाएगा और उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन भी नहीं करता है। तब चाचा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी का ख्याल रखो। तब शुभांकर कहता है कि मेरी कोई बेटी नहीं बल्कि बेटा है। लेकिन चाचा जी कहते हैं कि मुझे सब मालूम है, तुम्हारी एक बेटी है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई प्रथा नहीं चलती है, इसलिए तुम उसे यहाँ भी ला सकते थे। अब रात को ही शुभांकर जो है वो वापस दिल्ली आने लगा था अपनी बेटी और अपनी बीवी के पास। लेकिन तभी रास्ते में ही एक पेड़ की शाखाएं जो है वो यहाँ शुभांकर के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। ये बात जब अंबिका और श्वेता को मालूम चली तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि शुभांकर उनका एक लौता सहारा था। और पुलिस वालों ने यहाँ पर अंबिका को बताया कि सिगरेट की वजह से, आग लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो अब इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अंबिका और श्वेता एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपनी जिंदगी को जी रहे थे कि तभी जयदीप का कॉल आता है चंदरपुर से यहाँ पर अंबिका के पास। और वो अंबिका से कहते हैं कि शुभांकर जो है वो इस हवेली को बेचना चाहता था।
मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ और सारी फॉर्मेलिटीज कर लो। लेकिन अंबिका नहीं चाहती है कि वो चंद्रपुर जाए, इसलिए वो चाचा जी से ही कह देती है कि आप ही देख लो और जो भी कट होगा वो आप रख लेना, बाकी के जो भी हवेली के पैसे बनेंगे वो हमें दे देना। लेकिन जयदीप कहता है कि आखिरी के जो शब्द थे शुभांकर के वो ये थे कि ये हवेली बिक जाए, और जो उसके आखिरी शब्द थे उसी को मैं मानूंगा कि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ। अब ना चाहते हुए भी अंबिका को उनकी बात माननी पड़ती है और आखिरकार वो श्वेता को कहाँ पर रखे, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगती है। तो अंबिका और श्वेता जब हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां पहुंचकर ऐसा लगने लगा जैसे ये कोई भूतिया हवेली है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इस हवेली का ख्याल रखने वाले दो लोग थे, जिनमें एक विकास था, दूसरी नंदिनी थी, और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम दीपिका है और वो लगभग 12 साल की है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद श्वेता भी दीपिका के साथ रहने लगती है और दोनों जो है वो दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि श्वेता जो है वो शहर से आई थी, इसलिए वो दीपिका को अच्छी अच्छी चीजें दिखाने लगती है। थोड़ी देर के बाद ही जयदीप चाचा जी यहाँ पर अंबिका के पास आते हैं और वो बताते हैं कि कल जो है वो एक ब्रोकर आ जाएगा और वो इस हवेली की डील कर लेगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों को यहाँ पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके इस हवेली को बिकवाऊंगा और आपको पैसे दिलवाऊंगा। तभी अंबिका देखती है कि यहीं पर एक काली माता का मंदिर है जो कि हवेली के अंदर ही है, लेकिन वो मंदिर जो है वो पिछले 40 सालों से बंद है और उसे प्रथा के बारे में बताया जाता है कि जिसे रात को सपने में काली माता नजर आती है वही काली माता की पूजा कर सकता है। अब दीपिका और श्वेता बैठकर श्वेता की कुछ ड्राइंग्स देख रहे थे और उन्हीं ड्राइंग्स में से यहाँ पर दीपिका देखती है कि श्वेता ने एक ऐसे पेड़ की ड्राइंग बनाई है जो कि हवेली के जस्ट पीछे ही है। ये सुनने के बाद श्वेता यहाँ दीपिका से कहने लगती है कि मुझे वो पेड़ देखना है, लेकिन यहाँ दीपिका कहती है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पर राक्षस रहता है। और श्वेता को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके टैब में ये ड्राइंग बनाई किसने है। अब श्वेता यहाँ दीपिका को फोर्स करती है और वो उसे उस पेड़ के पास ले जाती है। वहां पहुंचने पर हमें मालूम चलता है कि यहाँ की जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यहाँ से अंदर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और तभी यहाँ पर श्वेता की माँ आ जाती है जो कि श्वेता से कहती है कि तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमना ठीक नहीं होगा। और तभी यहाँ पर दीपिका की माँ मतलब कि नंदिनी भी आ जाती है और वो यहाँ पर दीपिका को खूब चिल्लाती है कि तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज से तुम इन लोगों से दूर रहोगे। और तभी यहाँ पर अंबिका देखती है कि दीपिका को दरअसल में फर्स्ट पीरियड्स आ चुके थे और ये देखने के बाद तो नंदिनी और भी ज्यादा डर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो भगवान से दुआ कर रही थी कि भगवान अब बचा लेना। और अंबिका और श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नंदिनी ऐसा क्यों बोल रही है। तो वही नंदिनी ने सोच लिया था कि वो अपनी बेटी दीपिका को एक कमरे में बंद कर देगी। उसने ऐसा ही किया, उसने दीपिका को एक कमरे में बंद कर दिया कि तभी पेड़ की कुछ शाखाएं जो है वो उस कमरे में खिड़की के सहारे अंदर घुस आई और वो दीपिका को यहाँ से झंझोड़ते हुए अपने साथ लेकर गई। जब इस बात का तहलका मचा और ये बात नंदिनी और विकास को मालूम चली तो नंदिनी यहाँ पर ये देखकर अंबिका को बहुत चिल्लाती है कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और अब उसकी बेटी के साथ अगर कुछ भी हुआ तो इसका पूरा इल्जाम जो है वो तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब इस इंसिडेंट के बाद गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो चुके थे और यहीं पर पुलिस वाले को भी बुला लिया गया था और यहाँ सभी को मालूम चलता है कि दरअसल में 12 साल की उम्र हो जाने के बाद जिनका पहला पीरियड्स आता है, लड़कियां इसी तरह से रात को गायब हो जाती है और 3-4 दिनों के बाद अपने आप वापस भी आ जाती हैं। इस इंसिडेंट के बारे में यहाँ जयदेव को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन उसने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई और ना ही पुलिस वालों के पास FIR की। लेकिन ये बात अंबिका और पुलिस वाले को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस पेड़ के पास चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जिससे उन्हें लगे कि यहीं से लड़की गायब हुई है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, श्वेता ये सब कुछ जानना चाहती है, इसलिए श्वेता ये सारी बातें अपनी माँ अंबिका से पूछती है। तब अंबिका यहाँ पर श्वेता को एक कहानी सुनाती है। वो कहानी थी रक्त बीज की। रक्त बीज के बारे में आपको पता होगा कि वो एक शक्तिशाली राक्षस था, उसकी एक बूंद से नया रक्त बीज जन्म ले लिया करता था
लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जब काली माता ने सारे रक्त बीज को खत्म कर दिया था तो उन्हीं में से एक खून की बूंद जो है वो चंद्रपुर में गिर गई थी। तब वहाँ एक राक्षस ने जन्म तो लिया, लेकिन वो रक्त बीज जितना शक्तिशाली नहीं था, जिस वजह से वो एक पेड़ के रूप में था और वो गाँव वालों को परेशान कर रहा था। लेकिन इसके बारे में एक राजा को पता चल गया था। तब एक दिन राजा के सपने में काली माता आई और उसने काली माता की पूजा की। पूजा करने के बाद जब राजा को शक्ति मिली तो वो रक्तबीज से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी था, और जब वो उसे लड़ा तो जीत राजा की तो हुई, लेकिन उसने अपना बीज जो है वो राजा की बेटी में छोड़ दिया था, जिस वजह से अब वो लड़की जो भी जन्म देगी वो रक्त बीज ही बनकर पैदा होगा। ये देखकर राजा ने सोचा कि इस लड़की का मर जाना ही बेहतर है। अगर ये जिंदा रही और अगर इसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो राक्षस बनकर पैदा होगा। इसलिए राजा ने उस बच्ची को मार डाला। और ये परिवार कोई दूसरा परिवार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पिताजी का ही परिवार है, जिस वजह से हमने तुम्हें आज तक इन सभी लोगों से छिपा कर रखा था और बताया कि तुम लड़का हो। अब अंबिका और पुलिस वाले मिलकर इन सारी लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। कुछ 3-4 दिनों के बाद सारी लड़कियां वापस आ जाती है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि उन सारी लड़कियों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और अब एक दिन अचानक से श्वेता के पेट में दर्द होने लगता है, मतलब कि उसे फर्स्ट पीरियड आने वाले थे। ये देखकर अंबिका समझ गई थी कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो जिस जगह पर श्वेता सो रही थी उस जगह पर जो सारी लड़कियां गायब हुई थी अब वो वापस आ चुकी है और अब उन सारी लड़कियों को राक्षस ने पजेस्ट कर लिया है। वो सारी लड़की श्वेता के पास आती है और वो उसे उठाकर उस वृक्ष के पास ले जाने लगती है कि तभी एक बूढ़ी औरत जो है वो यहाँ पर श्वेता को बचाने की काफी कोशिश करती है। आखिर में अंबिका और उस बूढ़ी औरत ने श्वेता को बचा लिया था। ये देखकर अंबिका समझ गई थी कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही तो उसकी बेटी और उसकी खुद की जान खतरे में हो सकती है। इसलिए रातों रात वो कार से अपने घर जाने लगती है कि तभी बीच रास्ते में वही सारी लड़कियां आ जाती है और वो अंबिका और श्वेता पर हमला कर देती है। और यहाँ पर इस बार वो श्वेता को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है और वो बूढ़ी औरत भी इस बार कोई मदद नहीं कर पाती है। अब वो बूढ़ी औरत जो है वो अंबिका से मिलती है और वो उसे बताती है कि मैं भी उस लड़की को बचाना चाहती हूँ। अब वो बूढ़ी औरत अंबिका को पूरी कहानी सुनाती है। दरअसल में ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत में जिसके सपने में काली माता आई थी, मतलब कि परुनीता, ये वही लड़की है। और इस लड़की को उस छोटी सी बच्ची की बलि चढ़ाने को भी कहा गया था, लेकिन तब उसने मना कर दिया था। बलि देते देते परुनीता रुक गई थी, लेकिन तभी जयदीप यहाँ पर आया और उसने सभी लोगों के सामने परुनीता को कमजोर बताया और कहा कि ये काम मर्दों का है, इसलिए ये काम वो करेगा। तब जयदीप ने ही उस लड़की की बलि दी थी। जिसकी बलि दी थी वो एक लड़की थी, लेकिन जो लड़का था ना वो तुम्हारा पति शुभांकर था। और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि जयदीप ही है। गांव का सरपंच ही सबसे बड़ा गुनहगार है। दरअसल में जब जयदीप ने उस बच्ची की जान ली तब उस राक्षस ने यहाँ पर शुभांकर के पूरे परिवार को मारना चाहा, जिनमें जयदीप भी शामिल था। लेकिन उसने जयदीप को नहीं मारा क्योंकि उसने देख लिया था कि जयदीप जो है वो एक नंबर का मक्कार आदमी है। जयदीप उसका साथ जरूर देगा, इसलिए उसने उसे नहीं मारा और जयदीप ने उस राक्षस के साथ हाथ मिला लिया। तब जयदीप के पास भी बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी और अब वो राक्षस के लिए काम करने लगा था। जितनी भी लड़की गायब होती उन सभी के पीछे जयदीप का ही हाथ था। लेकिन उनका असली मकसद श्वेता को यहाँ पर लाने का था, क्योंकि श्वेता ही उन्हें चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने शुभांकर के पिता को मरवाया ताकि उन्हें ऐसा लगा था कि शुभांकर के साथ उसकी बेटी श्वेता भी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर जयदीप ने शुभांकर को भी मरवा दिया और फिर हवेली के बिकवाने के झांसे में अंबिका और श्वेता को यहाँ पर आना पड़ा और जयदीप और वो राक्षस यही चाहते थे। अब वो बूढ़ी औरत बताती है कि अब काली माता ही तुम्हें बचा सकती है। तभी अंबिका बताती है कि मेरे सपने में काली माता आई थी। तब परुनीता कहती है कि अगर तुम्हारे सपने में काली माता आई है तो तुम्हें तुरंत ही काली माता की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी बेटी को बचा सकती हो। तब अंबिका ने काली माता की पूजा की और फिर ज्यादा देर ना करते हुए वो तुरंत ही उस राक्षस से लड़ने के लिए पहुंच गई। लेकिन राक्षस तक पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात होती है जयदीप से। जयदीप से जब वो लड़ना स्टार्ट की तो यहाँ पर जयदीप ने अंबिका का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। उसके हाथ पैर गर्दन सारी चीजें तोड़ दी थी, उसे पूरी तरह से अधमरा कर दिया था।
और जब अंबिका मरने ही वाली थी कि तभी उसका एक खून का कतरा जमीन पर गिरा और तब अंबिका के अंदर काली माता आ जाती है और फिर वो जयदीप से लड़ना स्टार्ट करती है। और इस बार वो सिर्फ उससे लड़ी नहीं बल्कि उसने जयदीप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जयदीप ने जिन सारी लड़कियों को पजेस करके उनका सहारा लिया था, अंबिका ने उनके सबके माथे पर हाथ फेर दिया था, जिस वजह से वो सारी लड़कियां भी ठीक हो चुकी थी। तो इस तरह से अंबिका ने सबको बचा लिया था। और जब वो इन सारी लड़कियों को वापस लेकर आ रही थी कि तभी यहाँ पर परिणीता आती है, जो कि बूढ़ी औरत है। वो यहाँ पर अंबिका को बताती है कि उस राक्षस ने तुम्हारी बेटी के अंदर बीज डाल दिया है। तो अब श्वेता के अंदर एक राक्षस का अंश है, जिस वजह से तुम्हें उसे मारना होगा, वरना ये राक्षस फिर से जन्म लेगा। अब अंबिका बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी कि आखिरकार अब वो क्या करे, वो अपनी बेटी की जान भला कैसे ले। ना चाहते हुए भी उसे लेनी पड़ी। और जब वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं जो है वो मुक्त हो जाती है। ये देखकर परिणीता तुरंत ही यहाँ अंबिका को रोक लेती है और कहती है कि सारी आत्माएं जो है वो मुक्त हो चुकी है, जिस वजह से अब सारी लड़कियां पूरी तरह से सेफ है और अब वो राक्षस भी यहाँ से जा चुका है। फिल्म के आखिर में हमें शैतान फिल्म का वनराज दिखाया जाता है, जो कि शैतान फिल्म में एक विलन था। वो यहाँ इस पेड़ के पास आया था और उसने यहाँ की राख को उठाकर कहा था कि शैतान कभी नहीं मरते, शैतान हमेशा वापस आते हैं। इससे ये साबित होता है कि शैतान फिल्म जो है वो माँ फिल्म के बाद बनी है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो अकेले पूरे समाज से लड़ जाती है। जब सिस्टम अंधा हो जाए, जब लोग खामोश हो जाए, तब सिर्फ एक माँ ही होती है जो लड़ने की हिम्मत रखती है। काजोल की ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि माँ हार नहीं मानती, माँ कभी रुकती नहीं, और जब माँ काली बन जाए तो बुराई को खत्म करना तय है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, लेकिन जब माँ खुद भगवान से लड़ने लगे तब वो बन जाती है काली। माँ एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं होता। माँ वो होती है जो पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाती है, सिर्फ अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए। जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब कोई अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब सिर्फ माँ ही होती है जो दीवार बनकर खड़ी रहती है। चाहे समाज की सड़ी हुई परंपरा हो या अंधविश्वास की जंजीरें, माँ अपनी ममता की तलवार से सब मोड़ देती है। और आज की कहानी भी उसी माँ की थी, जिसने बेटी को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन हार नहीं मानी। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक आईना है जिसमें हर उस औरत की तस्वीर है जो हर दिन खुद को भुलाकर सबके लिए जीती है। तो अगली बार जब अपनी माँ को देखें तो उसे सिर्फ माँ मत कहिए, उसे थैंक यू कहिए, क्योंकि उस एक शब्द के पीछे हजारों बलिदान, अनगिनत रातें और एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती। और अगर आज भी आपकी माँ आपके साथ है तो उसे गले लगाइए, उनका हाथ थामिए, क्योंकि माँ का साथ एक ऐसी दौलत है जो किस्मत वालों को मिलती है। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। वो दुनिया की एक लौती इंसान है जो बिना किसी शर्त के आपको प्यार करती है, बिना कुछ लिए, बिना कोई उम्मीद के, बिना कोई शर्त के। माँ सिर्फ माँ होती है, वो आपकी सबसे पहली दोस्त, सबसे सच्ची आशा और सबसे मजबूत ढाल होती है। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ तुझसे बड़ा कोई नहीं। मिलते हैं अगली फिल्म में अगली कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह की वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।